जय हिंद साथियों। मैं स्वागत करता हूं आपका मॉडर्न हिस्ट्री के एक नई क्लास में। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमने भारत विभाजन और स्वतंत्रता को देख लिया है। दोस्तों, अब हमको जो टॉपिक देखना है संवैधानिक विकास का देखना है। तो संवैधानिक विकास में हम क्या देखेंगे दोस्तों? जब से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया ब्रिटिश सरकार ने, उसके बाद से लेके जो है 1935 तक का जो संवैधानिक विकास है, कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए, कौन से अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ा, उसमें क्या व्यवस्थाएं दी गई, किस अधिनियम से पहले अधिनियम से अगला अधिनियम डिफरेंट था, क्या उसमें सुधार हुए, कौन कौन सी बातें इंप्लीमेंट की गई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अधिनियम से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट हो, 1935 का भारत शासन अधिनियम आपको पता ही है वो कितना बड़ा हिस्सा है हमारे संविधान का। तो बहुत सारी ऐसी जो है चीज़ें हैं दोस्तों जो आज भी हूबहू हमारे संविधान में शामिल की गई हैं या कुछ परिवर्तनों के साथ शामिल की गई हैं। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है इसको हम क्रम से देखेंगे और एक एक चीज़ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, हम उन पे एक नज़र डालते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एक ओवरव्यू करेंगे हम उन सवालों का, उसके बाद हम सीधे टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। अब आपने ओवरव्यू समझ लिया इस टॉपिक का क्या है। 1773 से जब से रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया, उसके बाद से क्या क्या शिकंजा कसा गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे, क्या सुधार किए गए, कौन से प्रतिबंध लगाए गए, वो सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। कौन से गुण थे जो है किस अधिनियम में, किस में क्या समस्याएं थी, उसको अगले अधिनियम में कैसे दूर किया गया, वहां से लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रश्न इस टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सीधे सीधे भी सवाल पूछे जाते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, मतलब ऐसे किस्म के सीधे सीधे भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, पीसीएस परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया। तो जो है सबसे पहले तो जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुए हैं उनके सन आपको पता होने चाहिए, वर्ष पता होने चाहिए, ये पहली बात है। और उसके महत्वपूर्ण प्रावधान, प्रावधान तो बहुत सारे होते हैं हर अधिनियम के, लेकिन सारे प्रावधान अगर याद नहीं है तो जो कोई विशेष बात उस अधिनियम में हुई हो जो बाकी के अधिनियम में न हुई हो, वो बात आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें थोड़ा बहुत अपग्रेड के साथ होती हैं, लेकिन कुछ चीजें यूनिक होती हैं, वो चीज आपको जरूर अधिनियम में याद करनी है। अगर पूछा जाएगा तो वही चीज पूछी जाएगी। ठीक है, तो एक तो सन है, वो कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ये पूछा जाए कि ठीक है प्रथम बार, ठीक है, किस अधिनियम में, ठीक है, किस अधिनियम में पहली बार, ठीक है, गवर्नर जनरल के पद का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम में प्रथम बार गवर्नर जनरल के पद का प्रावधान किया गया। अब देखिए जिस अधिनियम में भी जो है किया गया, अब देखिए ये जो अधिनियम है दोस्तों वो अधिनियम महत्वपूर्ण है, उसमें ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें जो है
गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो ये बातें ऐसी जो भूलनी नहीं चाहिए। तो इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है दोस्तों यही वाला अधिनियम है आपका जो ऊपर है, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी अधिनियम में दोस्तों पहली बार गवर्नर जनरल के पद का प्रावधान किया गया। तो एक तो जो है वर्ष पूछा जाएगा, दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी, आपको ये बताना होगा कि उसमें महत्वपूर्ण जो है क्या डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, अब जैसे बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई, बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई, किस अधिनियम के अंतर्गत हुई, इसी अधिनियम के अंतर्गत हुई। लेकिन कब हुई, 1774 में। 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई, बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना। ठीक है, 1774। और ये किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब इसी में पूछेगा कि भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। ठीक है, क्या पूछेगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई या किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो अगर आपको पता है कि कब की गई तब अधिनियम भी आप बता पाएंगे, पूरा भरोसा है। ठीक है, अब जैसे अगर आपको पता है दोस्तों, अगर आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई, 1773 में ये पारित होता है और कलकत्ता में 1774 में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, स्थापना हुई। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो ये कब का समय है, 1774। क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बनेंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरह के सवाल बनेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों अपना टॉपिक, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब टॉपिक से शुरू किया जाए दोस्तों। इसी अधिनियम को देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, 1773। रेगुलेटिंग दोस्तों बना है रेगुलेट वर्ड से। ठीक है, रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब क्या होता है, नियमित या नियंत्रित करना। ठीक है, क्या करना, नियमित करना। ठीक, नियमित करने का मतलब कंट्रोल करना भी होता है। ठीक है, तो आप इसके शब्द से ही इसका मतलब समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते हुए जो है मनमानीपन को रोकने के लिए या अपने हिसाब से चीजों को नियमित करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, ये आपको ओवरव्यू मिल गया। आपको इससे जो है आइडिया लगाने में मदद मिलेगी। मान लीजिए कहीं 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप कुछ चीजों को समझ पाएंगे अगर विकल्प में कुछ ऐसी चीजें हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या किया गया, ये चीजें आपको देखनी है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या किया गया। तो सबसे पहली बात, मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को, ठीक है, मद्रास, पहली बात मद्रास एवं बंबई, इसको नोट्स जरूर बना लीजिए दोस्तों बुलेट फॉर्म में, क्योंकि ये चीज जो है आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन कौन से प्रावधान थे। बाद में आप भूल जाएंगे, जब कई सारे अधिनियम आप पढ़ लेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए हर अधिनियम को वर्ष के साथ जो है कुछ पॉइंट्स जो बहुत क्रूशियल पॉइंट्स है, जो और किसी में नहीं है, जिसको जो है ध्यान रख के सवाल पूछा जाता है या सवाल बनता है, उन पॉइंट्स को आप जरूर नोट्स के फॉर्म में लिखें। तो क्या क्या है पहला पॉइंट दोस्तों,
मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को, मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? बंगाल का जो गवर्नर था, पहले बंगाल का एक गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का एक गवर्नर हुआ करता था। अब बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, तो जो है ये जो है बंगाल का जो गवर्नर था, ये महत्वपूर्ण है, अभी आपने सवाल में देखा। अब अंग्रेजी क्षेत्रों का उसे क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है दोस्तों। क्या हुआ है? बंगाल का जो गवर्नर था, अब उसको अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी हमने एक प्रश्न इससे देखा। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये चीज हो गया। तो पहला गवर्नर जनरल किससे बनाया गया? ये भी प्रश्न बनता है कि अगर बंगाल का गवर्नर पूरे अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहलाने लगा तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये अगला सवाल है दोस्तों। क्या है? प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो बंगाल का, चलिए यही लिख लेते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल किससे बनाया गया दोस्तों? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किससे बनाया गया? तो वो बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन बनता है अलग से। अब तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही शुरू में बता दिया, रेगुलेट का मतलब नियमित या नियंत्रित करना होता है। तो इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यविधियों को, क्रियाकलापों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी गतिविधियां थी, ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि वो सारी चीजें हमारी निगरानी में रहें। ठीक है, ये मेन इसकी बात थी। ठीक है, अब क्या किया गया? तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है कि इसी एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया? कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना की गई कलकत्ता में। ठीक है, क्लियर? मतलब इसमें कुल मिला के 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में कुल मिला के 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, बाकी जो है 3 अन्य जो है न्यायाधीश थे, कुल मिला के 4। ठीक है, कुल मिला के 4। तो ये हो गई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है,
चलिए और चीजें देख लेते हैं। अब इसमें दोस्तों इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मुख्य न्यायाधीश, अब देखिए सर्वप्रथम कलकत्ता में इसी अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। स्थापना की कब गई? इसके पहले भी हम सवाल में बता चुके हैं, 1774 में। मतलब स्थापना 73 में नहीं की गई थी, ध्यान दीजिएगा। 73 में तो ये एक्ट पारित हुआ, लेकिन इसी के अनुसार, इसी के अंतर्गत 1774 में स्थापना की गई सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये भी सवाल बनता है। एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे क्या थे दोस्तों? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ये प्रश्न अलग से भी पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी और महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। इस अधिनियम की, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों अगली प्रमुख बात इस अधिनियम की। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 1786 में आते हैं। ठीक है, 1786 में आते हैं। अब इस अधिनियम की बातों को छोड़ते हैं, 1786 में चलते हैं दोस्तों। 1786 में क्या होता है? एक अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद में रखा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम रखा जाता है। संसद में एक अधिनियम रखा गया। ठीक है, ये किस लिए रखा गया दोस्तों? ये किस लिए रखा गया? ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल जो है के पद को स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसके पद के लिए मनाने के लिए अधिनियम रखा गया था, ताकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल पद को स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। ठीक है, मना लिया जाए। ये कब की बात है? 1786 की बात है। ठीक है, 1786 की बात है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या चाहता था दोस्तों? वो गवर्नर जनरल के साथ सेनापति की भी शक्तियां चाहता था। ठीक है, वह गवर्नर जनरल के साथ सेनापति की भी शक्तियां लेना चाहता था। ठीक है, क्लियर हुआ? गवर्नर जनरल के साथ सेनापति की भी शक्तियां लेना चाहता था। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब इस अधिनियम के साथ यह स्वीकार हो गया और उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद, अब देखिए ये स्वीकार कर लिया गया। और इसके बाद अब इस अधिनियम की खास बात क्या है? 1786 के, ठीक है, इस अधिनियम
के अनुसार क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ, अनुसार लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। ये एक विशेष बात हुई, उसे विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने, इसकी जो काउंसिल थी, परिषद थी, उसकी बात हो रही है, अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा, ठीक है, रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, लागू करने का अधिकार दे दिया गया, मतलब अब गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वह अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है और अपने निर्णय को लागू कर सकता है। ठीक है, ये अधिकार दिया गया। क्लियर हुआ? चलिए, ठीक है। कॉर्नवालिस जो है क्या करना चाहता था, जिला कलेक्टर को बहुत अधिक अधिकार नहीं देना चाहता था। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसके अलावा क्या बातें हुई। आइए दोस्तों देखते हैं। कॉर्नवालिस क्या चाहता था, जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देना चाहता था। ठीक है, वो और अधिक शक्तिशाली नहीं होने देना चाहता था। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अधिक शक्तिशाली नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, उसने क्या किया दोस्तों, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, जिला कलेक्टरों को चाहता था कि कम पावरफुल रहे, इसलिए उसने क्या किया, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए, अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक अगला 1813 का चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, अब कौन सा चार्टर एक्ट आता है, 1813 का। आइए देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट में क्या होता है दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है, आइए देखते हैं। इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार को, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एकाधिकार, मतलब भारतीय व्यापार के
एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें केवल चाय व चीन के साथ व्यापार, चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़ के, ठीक है, चाय व चीन के साथ व्यापार मतलब चाय का एकाधिकार नहीं समाप्त किया गया और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार नहीं समाप्त किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट की ये प्रमुख बात है। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट की ये प्रमुख बात है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या किया गया, इसमें कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए, ठीक है, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए अगले 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, भारतीय प्रदेशों तथा, ठीक है, भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण करने का, तथा राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब एक तो इसका एकाधिकार समाप्त किया गया, ठीक है, किस चीज को छोड़ के, चीन के साथ एकाधिकार रहेगा और चाय का एकाधिकार रहेगा, चाय के व्यापार का एकाधिकार रहेगा। इसके अलावा इसका एकाधिकार समाप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। और दूसरी बात क्या होती है कंपनी के लाभ के लिए कि इसको अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, ये है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है, दोनों आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है दोस्तों वो आता है 1833 का चार्टर एक्ट। क्या आता है, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बातें कही गई, भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। मतलब शिक्षा पर जो बजट है उसको फिक्स किया गया। ठीक है, 1833 में। ठीक है, भारत में शिक्षा पर कंपनी को, शिक्षा पर कंपनी को क्या किया गया, 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का, 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया, ये बजट फिक्स किया गया। ठीक है, और क्या बात हुई, शिक्षा पर बजट को निश्चित करने के अलावा 1833 के चार्टर एक्ट में और क्या बात होती है दोस्तों, ये होती है
कि कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, इसी चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। ठीक है, सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और अब जो है तथा उसे अब भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही भविष्य में क्या था, भविष्य में उसको केवल राजनीतिक कार्य ही करना था। ठीक है, केवल क्या करना था दोस्तों, राजनीतिक कार्य ही करना था। ठीक है, बाकी सारे जो है जो भी इसके कमर्शियल पावर थी वो जो है समाप्त कर दी गई। अब केवल पॉलिटिकल पावर बची, इसका जो काम रहेगा वो केवल राजनीतिक रहेगा। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट में। वो क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, आपने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर अंग्रेजी शासित क्षेत्रों का, अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, लेकिन पूरे भारत का गवर्नर जनरल नहीं कहा गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई इसमें। और इसमें एक बात और हुई दोस्तों, क्या कि कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो है सम्मिलित किया गया। 3 सदस्य थे पहले से ही इस परिषद में, एक सदस्य जो है विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, मतलब अब परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, पहले 3 थी, अब क्या हो गई, 4 हो गई। और ये जो कानूनी सदस्य होगा दोस्तों वो क्या होगा, भारतीय नहीं होगा बल्कि अंग्रेज होगा। ठीक है, ये जो सदस्य होगा वो भारतीय नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अंग्रेज होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले मैकाले को विधि परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये जो है विधि सदस्य बना कौन दोस्तों, सबसे पहले विधि सदस्य ये बना कौन, तो वो बना लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अंग्रेजी शिक्षा के जनक कहे जाते हैं। और विधि सदस्य के रूप में सबसे पहले जो है
1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार शामिल किए गए। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार शामिल किए गए। तो 1833 का चार्टर एक्ट कंप्लीट हुआ और यहीं तक आज की क्लास में। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट है और आगे के डेवलपमेंट्स है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। तो इसके नोट्स बनाएंगे तभी आपको बेहतर फायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की चीजों को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।